नमस्कार। सोचिए, एक ही देश पर उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक नजर जो दर्द और संघर्ष को देखती है और दूसरी जो उसी देश के गौरव और खूबसूरती पर हैरान है। आज हम जयशंकर प्रसाद के लिखे दो ऐसे ही गीतों की दुनिया में चलेंगे जो भारत की इसी दोहरी तस्वीर को हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। आह, वेदना मिली विदाई। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो देवसेना के पूरे गीत का, उसकी पूरी जिंदगी का सार है। ये एक एहसास है जो हमें सीधा उसके दर्द और अकेलेपन के दुनिया में खींच कर ले जाता है। लेकिन भाई, इतने गहरे और शक्तिशाली शब्दों के पीछे कौन है? इन गीतों की आत्मा तक पहुंचने के लिए ना, पहले उनके रचने वाले को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन और उनकी सोच पर। प्रसाद जी का जीवन भले ही लंबा नहीं था, पर उनका असर बहुत गहरा था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उन्होंने स्कूल में सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद जो भी सीखा, खुद से सीखा, अपने दम पर। और यही सेल्फ स्टडी उनकी असली ताकत थी। मतलब सोचिए, संस्कृत, पाली, उर्दू, इंग्लिश से लेकर इतिहास, दर्शन, पुरातत्व तक इतने सारे विषयों पर उन्होंने खुद ही महारत हासिल की। और यही ज्ञान उनके साहित्य में गहराई बनकर झलकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनका लिखना सिर्फ कला के लिए नहीं था, ये एक मिशन था। वो अपनी कलम से भारत के शानदार अतीत की कहानियों को जगा रहे थे, ताकि उस दौर के लोगों को अपनी जड़ों पर गर्व हो और वो उससे प्रेरणा ले सकें। तो चलिए अब मिलते हैं पहली आवाज से, एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द है, त्याग है और संघर्ष है। ये आवाज है देवसेना की, जो प्रसाद के मशहूर नाटक स्कंदगुप्त की एक ऐसी पात्र है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। देवसेना की कहानी असल में निजी दुख और देश पर आए संकट की मिलीजुली कहानी है। सोचिए, वो मालवा की राजकुमारी थी, पर हूणों का हमला होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। उसका पूरा परिवार युद्ध में मारा जाता है। इस एक झटके ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जिस स्कंदगुप्त के प्यार के लिए वो जिंदगी भर तरसती रहीं, वही स्कंदगुप्त जिंदगी के आखिर में उनके पास आता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। देवसेना के लिए अब कर्तव्य प्रेम से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। ये लाइन कमाल की है। ये उनकी लाचारी को दिखाती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो की तबाही यानी प्रलय खुद उनके जीवन के रथ पर सवार हो गया है और अपनी मर्जी से चला जा रहा है, और वो उसे रोक नहीं सकती, बस देख सकती हैं। तो ये गीत है क्या? ये गीत असल में जिंदगी के आखिर में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। जब वो पीछे देखती हैं तो उन्हें अपनी जवानी की उम्मीदें, वो प्यार की चाहत एक गलती लगती है। और उनका ये गीत उसी दर्द, त्याग और गहरे अफसोस की आवाज है। अच्छा, तो देवसेना की इस दर्द भरी दुनिया से अब हम एक जोरदार छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, एक ऐसी आवाज के पास जो हैरानी और तारीफ से भरी हुई है। और ये आवाज हमें मिलती है प्रसाद के एक और महान नाटक चंद्रगुप्त में। तो ये है कॉर्नेलिया। वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हैं, एक विदेशी जो सिंधु नदी के किनारे बैठी भारत को देख रही है। और कैसे देख रही है? पहली बार एकदम ताज़ी नजरों से, बिना किसी पुरानी सोच के। और भारत की धरती पर आते ही वो बस खो जाती है। उसे एक ऐसी शांति मिलती है, एक ऐसा अपनापन महसूस होता है मानो वो बरसों से इसी जगह को ढूंढ रही थी, जैसे कोई नया पर्दा उसकी आंखों के सामने खुल गया हो। और इसी एहसास के साथ उसके दिल से ये गीत निकलता है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये लाइन सिर्फ तारीफ नहीं, ये भारत की खूबसूरती और उसकी आत्मा के लिए एक गीत है जो हैरानी और प्यार से भरा है। तो कॉर्नेलिया को भारत कैसा दिखता है? एक ऐसी जमीन जो अनजान लोगों को भी पनाह देती है, एक ऐसा किनारा जो भटकती लहरों को भी सहारा देता है, एक ऐसा देश जहां करुणा है, खूबसूरती है और जहां हर किसी के लिए जगह है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ही लेखक और दो इतने अलग नजरिए, एक तरफ दर्द और संघर्ष, दूसरी तरफ खूबसूरती और शांति। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं या ये मिलकर कोई बड़ी कहानी कहती हैं? चलिए इसी को समझते हैं। यहाँ देखिए, दोनों में फर्क एकदम साफ है।
देवसेना का गीत देश के अंदर के संघर्ष और दर्द से निकला है, ये एक इनसाइडर्स व्यू है। और कॉर्नेलिया का गीत, वो एक आउटसाइडर का नजरिया है जो भारत के आदर्शों और उसकी खूबसूरती पर मुग्ध है। पर यही तो प्रसाद की खूबी है, उनके लिए ये दोनों नजरिए एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि देश के लिए उनका प्यार दोनों ही रूपों में जाहिर होता है, उसके दर्द को समझकर भी और उसके गौरव को देखकर भी। तो आखिर में इन दोनों आवाज़ों को एक साथ रखकर प्रसाद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है? प्रसाद इन दो आवाज़ों का इस्तेमाल करके भारत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ एक तरफा या सुंदर ही नहीं बल्कि सच्ची और संतुलित है। इसे ऐसे समझिए, देवसेना का गीत देश की रक्षा के लिए जो दर्द और बलिदान लगता है उसका प्रतीक है, वहीं कॉर्नेलिया का गीत उस खूबसूरती, उन आदर्शों और उस गौरव को आवाज़ देता है जिसके लिए ये सब करना सार्थक लगता है। और इन दोनों को मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है, एक ऐसा देश जो बहुत पुराना है पर हमेशा संघर्ष भी करता रहा है, जो गौरवशाली है और साथ ही दुखों से भी भरा है। यही तो प्रसाद का कमाल है, वो बताते हैं कि किसी देश को सच में समझना है तो उसके घावों को भी देखना होगा और उसकी खूबियों को भी। तो आखिर में प्रसाद का काम हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई एक लेखक एक ही वक्त में अपने देश के दर्द और उसके गौरव दोनों को आवाज़ कैसे दे सकता है, और शायद जवाब उनके साहित्य में ही छिपा है। ये दिखाता है कि साहित्य ही वो आईना है जिसमें एक देश अपनी पूरी सच्चाई, अपने सारे विरोधाभासों के साथ खुद को देख सकता है।